पार्टिकल फिजिक्स में दो मेन कैटेगरीज हैं, एक फर्मियोनिक फैमिली है, एक बोसोनिक फैमिली है। अब जो कोई फील नहीं होता कि मैं वाटर में हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे हट्टा कट्टा बंदा पानी में मूव कर रहा हो तो डेफिनेटली उसको एक पुश मिलेगा एक वाटर की वजह से। 4 के राउंड बोट बाय पीटर हिग्स। अब जब स्टैंडर्ड मॉडल को बनाया जा रहा था तो पता ये चला कि हर पार्टिकल मैसलेस है। इनका किसी बुजुर्ग से पूछें, किसी ओल्ड मैन से पूछें कि ये जो हमें सब कुछ नजर आ रहा है ये किससे मिलके बना है, तो वो डेफिनेटली कहेगा ये 4 एलिमेंट से मिलके बना है, 4 अनासर से मिलके बना है, आग, पानी, हवा और मिट्टी। ये 4 एलिमेंट थ्योरी बहुत पुरानी है, लेकिन अगर आप किसी 9th और 10th के बच्चे से पूछें कि ये सारी की सारी चीज़ें किससे मिलके बनी है, तो वो कहेगा कि सारा मैटर, चाहे वो गैस है, माया है या ठोस है, वो एटम से मिलके बना है। अब एटम की अगर डेफिनेशन की जाए केमिस्ट्री के लिहाज से तो हम ये पढ़ते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट केमिकल एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है। कुछ एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जितना भी हमें मैटर नज़र आ रहा है वो सारा का सारा एटम से मिलके बना है। अब एटम्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का अलग एक एटम है, हीलियम का अलग एटम है, लिथियम का अलग है, गोल्ड का अलग है, आयरन का अलग है। मीन्स कि हर एलिमेंट का एक इंडिविजुअल एटम है। अब एटम्स को अगर कैटेगराइज किया जाए या एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया जाए तो केमिस्ट्री में हम उस कैटेगराइजेशन को पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमें पता है कि 92 नेचुरली अकरिंग एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और जो ऊपर एलिमेंट्स हैं जो कि 118 है टोटल, वो हमने खुद से उसको जनरेट किया है। अब ये तो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। लेकिन अगर हम किसी फिजिक्स के स्टूडेंट से पूछें या किसी फिजिसिस्ट से पूछें कि एटम क्या स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो वो डेफिनेटली कहेगा नहीं, बिकॉज एटम को हमने फर्दर सब डिवाइड कर लिया हुआ है। मीन्स कि हम जानते हैं कि एटम इज़ नॉट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये एक्चुअली मिलके बना है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये 3 जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इससे हर एटम मिलके बना है। मीन्स के गोल्ड भी इन 3 पार्टिकल से मिलके बना है, आयरन भी इन 3 पार्टिकल से मिलके बना है, हाइड्रोजन भी, गैसेस, जितना भी आपको जहाँ पे मैटर नज़र आ रहा है वो सारा का सारा इन 3 पार्टिकल से मिलके बना है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिजिक्स की कि जस्ट 3 पार्टिकल से आप पूरे के पूरे मैटर को डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ये पता चला कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बेसिक पार्टिकल नहीं है, ये भी कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। ये किससे मिलके बने हैं? उनका नाम है क्वार्क्स। और फिर इसके बाद जब पार्टिकल एक्सेलरेटर्स इन्वेंट हुए तो नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर होना शुरू हो गए। और इसमें एक स्पीच में, एक साइंटिस्ट की नोबेल स्पीच में उन्होंने कहा कि पहले जब इलेक्ट्रॉन मिला था तो नोबेल प्राइज़ मिला, प्रोटॉन मिला तब भी नोबेल प्राइज़ मिला, न्यूट्रॉन मिला तब भी नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन अब जिस तरतीब के साथ डजन्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो रहे हैं, अब हर पार्टिकल की डिस्कवरी पे एक फ़ाइन रखना चाहिए ताकि इतनी डिस्कवरी ना हो। मीन्स कि एक जोक था, क्योंकि इतनी ज़्यादा तरतीब के साथ सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो रहे थे पार्टिकल एक्सेलरेटर की वजह से। ओके, ये फर्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी था। लेकिन जब इतने ज़्यादा डजन्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए तो फिर फिजिक्स ने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक ऐसा मॉडल बनाते हैं, बिल्कुल पीरियोडिक टेबल जैसा, जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है, ऐसे ही एक फंडामेंटल एक टेबल होना चाहिए, फंडामेंटल एक मॉडल होना चाहिए जिसमें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्क्राइब कर सकें। तो उसका नाम है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। अब स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में 2 मेन कैटेगरीज हैं, एक फर्मियोनिक फैमिली है, एक बोसोनिक फैमिली है। अब जो फर्मियोनिक फैमिली है इसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। अब मैं सिंपली ये बता दूं कि फर्मियोनिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल हैं जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन है, इंट्रिंसिक स्पिन हाफ है। और जो दूसरी फैमिली है जिन्हें हम बोसोनिक पार्टिकल्स कहते हैं, उनकी जो स्पिन है, जो इंट्रिंसिक स्पिन है, वो इंटीग्रल है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या अगर हमें ग्रेविटॉन मिला तो उसकी स्पिन 2 होगी। तो 2 मेन कैटेगरीज, फर्मियोनिक एंड बोसोनिक। अब फर्मियोनिक में भी हमारे पास 2 मेन कैटेगरीज हैं, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। क्वार्क्स में हमारे पास 3 जनरेशन आ जाती हैं, अप एंड डाउन फर्स्ट जनरेशन, चार्म एंड स्ट्रेंज सेकंड जनरेशन, टॉप एंड बॉटम थर्ड जनरेशन। अब जो सेकंड एंड थर्ड जनरेशन है वो जस्ट फर्स्ट जनरेशन की हैवी कॉपी है। मीन्स के चार्ज और स्पिन इनमें सेम है लेकिन मैस ज़्यादा है। और एक और बात, ये अनस्टेबल है, मीन्स कि ये डिके कर जाएंगी। और इसी तरह
अगर फर्मियोनिक की दूसरी फैमिली की बात करें वो लेप्टॉन्स हैं, और लेप्टॉन्स में जो सबसे ज़्यादा फेमिलियर पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की भी हैवी कॉपीज अटैच्ड है। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की हैवी कॉपी है म्यूऑन एंड टाउ। म्यूऑन सेकंड जनरेशन, टाउ थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन के साथ एक और चीज़ भी, एक और पार्टिकल भी अटैच है, वो है न्यूट्रिनो। हर एक लेप्टॉन का अपना अपना न्यूट्रिनो है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा, म्यूऑन है उसका अपना न्यूट्रिनो होगा, टाउ है उसका अपना न्यूट्रिनो होगा। तो 6 लेप्टॉन्स, 6 क्वार्क्स, 12 फर्मियोनिक पार्टिकल हैं स्टैंडर्ड मॉडल में। तो फर्मियोनिक फैमिली में हमारे पास क्वार्क्स हैं और लेप्टॉन्स हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है? जो क्वार्क्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली भी इंटरेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और वीक फोर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ये तीनों इंटरेक्शन को फील करते हैं जो क्वार्क्स हैं। लेकिन जो लेप्टॉन्स हैं वो जस्ट वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इंटरेक्ट करते हैं, जबकि इनको कुछ पता नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है या लेप्टॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ, इन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो न्यूट्रिनोज हैं वो न्यूट्रल हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिनोज हैं वो जस्ट वीक फोर्स को फील कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी फील नहीं कर सकते। तो ये तो थी हमारे पास फर्मियोनिक फैमिली। अब हम बात कर लेते हैं बोसोनिक फैमिलीज में। अब सिंपल सी बात यह है कि जो फर्मियोनिक फैमिलीज में आपके पास अप एंड डाउन क्वार्क्स आ गए जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बने हैं, और इलेक्ट्रॉन भी आ गया जिससे आपके पास पूरा का पूरा एटम कवर हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें तो हमें ये कंफर्म होता है कि ये पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे। मीन्स कि कोई फोर्स तो है नहीं है बीच में, तो ये आज़ादाना घूमते फिरेंगे। अब जो फोर्स है वो एक्चुअली बताई जाती है बोसोनिक पार्टिकल से। सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं बताऊँ यहाँ पे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके करीब आए, तो क्लासिकली हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपल्जन को फील करता है। एक की फील्ड दूसरा उस फील्ड में फोर्स को फील करता है। ये है इंटरेक्शन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स वाया फील्ड। लेकिन अगर हम पार्टिकल फिजिक्स में बात करें तो पार्टिकल फिजिक्स में इस तरह से नहीं होता। पार्टिकल फिजिक्स में ये जो फोर्स फील हुई है ये ड्यू टू द फोटॉन होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर लें तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब इंटरेक्ट करेगा तो वो वाया फोटॉन करेगा, जो कि एक्चुअली क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। द क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फोटॉन। तो क्वांटम मैकेनिकली और मोर स्पेसिफिकली पार्टिकल फिजिक्स में जो फोर्स कैरियर्स हैं वो हमारे पास बोसोनिक पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरियर है फोटॉन। मीन्स के फोटॉन के एक्सचेंज से दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो बोसॉन फर्स्ट बोसोनिक पार्टिकल है स्टैंडर्ड मॉडल में। इसी तरह अगर वीक फोर्स की बात की जाए तो वीक फोर्स मीडिएट करती है थ्रू W प्लस माइनस एंड Z बोसॉन। तो W प्लस माइनस एंड Z बोसॉन जो हैं वो हमारे पास वीक फोर्स के चार्ज कैरियर्स हैं, और वीक फोर्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ग्लूऑन है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स का कैरियर है, जो कि एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फोर्स को मीडिएट करता है बिटवीन टू क्वार्क्स। ये तो हमारे पास थे बोसॉन्स। और एक जो बोसॉन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली प्रेडिक्ट किया गया या प्रपोज किया गया 19 मैस नहीं है। अब जब कोई मैस नहीं होगा तो डेफिनेटली ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मैस है, क्वार्क का मैस है। तो मैस गेन करवाने के लिए पीटर हिग्स ने एक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था हिग्स फील्ड। अब उसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि वो पार्टिकल जो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो मैस गेन करेंगे, और जो इंटरेक्ट नहीं करेंगे वो मैस गेन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि पानी के अंदर मछली है, वो बड़ी इजीली मूव कर सकती है, डिस्टेंस मिलेगी और वो फील करेगा हैवीनेस को। बिल्कुल इसी तरह वो पार्टिकल जो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे मैस गेन करेंगे, जो इंटरेक्ट नहीं करेंगे वो मैसलेस होंगे, लाइक फोटॉन्स है। इसी तरह हिग्स को प्रेडिक्ट किया गया 1964 में, और 2013 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हमने हिग्स बोसॉन को डिस्कवर किया। तो जो फाइनल एंटिटी थी स्टैंडर्ड मॉडल की वो थी हिग्स बोसॉन, और वो भी हमने डिस्कवर कर लिया। तो इससे स्टैंडर्ड मॉडल कंप्लीट हो गया, जिसमें फर्मियोनिक फैमिली है, बोसॉनिक फैमिली है, और एक हिग्स फील्ड है जो कि वैसे भी वो बोसॉन है लेकिन वो पार्टिकल्स को मैस देता है। ये तो था स्टैंडर्ड मॉडल। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया की सबसे प्रोफाउंड थ्योरी है स्टैंडर्ड मॉडल, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मॉडल जो न्यूट्रिनोज हैं, जो लेप्टॉन्स की सेकंड
फॉर्म है न्यूट्रिनोज वो एक्चुअली मैसलेस होने चाहिए। लेकिन सुपर कामियोकॉर्डिया एक्सपेरिमेंट जापान में हमने ये देखा, ये फ्लेवर चेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन म्यूऑन में म्यूऑन टाउ में ये आपस में फ्लेवर चेंज करते हैं और फ्लेवर चेंज करने से कंफर्म होता है कि इनका कोई ना कोई मैस है, दे हैव नॉन जीरो मैस। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड मॉडल पे क्वेश्चन मार्क। तो क्या ये कंप्लीट है या नहीं? फिर जितना भी मैटर हम देख रहे हैं ये ओवरऑल द यूनिवर्स जस्ट 5% है। बाकी जो आपके पास 95% डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी है वो स्टैंडर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होता। तो फिर बहुत लिमिटेड सक्सेस है स्टैंडर्ड मॉडल की। और भी लिमिटेशन है स्टैंडर्ड मॉडल की, मैंने जस्ट यहाँ पे ये 2-3 बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ फसीह रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।